सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात की थी। हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था, हमने कमेंट्स के बारे में देखा था, हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था, हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कशन की थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और देखेंगे कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं और उनको हम कैसे कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं। सो इनके बारे में सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं, फिर वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो की तरह एंड में एक प्रैक्टिकल सेशन होगा जिसमें कि हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे बोर्ड के ऊपर उसको हम अपने कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इन कंसेप्ट में। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आती हैं इफ स्टेटमेंट्स, दूसरी आती हैं एल्स, तीसरी है एल्स इफ और चौथी है हमारे पास व्हेन। अब इस वीडियो में हमने इन 4 स्टेटमेंट्स को अच्छे से डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे प्रोग्राम में हम कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट है तो आउटपुट अलग आए, अगर किसी और तरह का रिजल्ट है तो आउटपुट कुछ और आए। मींस कि जब हमने कंडीशंस के ऊपर लाए करके डिफरेंट आउटपुट्स को दिखाना होता है तब हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। इसके जब हम आगे एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। अब जो इफ स्टेटमेंट है वो हम सबसे पहले यूज करते हैं किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए, और इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इफ स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं। इसमें हम एक सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं a नाम का और उसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 3, और फिर हम वेरिएबल बनाते हैं b नाम का, उसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 2, और फिर हम यहां पर इफ कंडीशन लगाते हैं। तो यहां पर इफ कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमने कीवर्ड यूज करना है इफ, और इसकी पैरेंथेसिस लगाकर, पैरेंथेसिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ब्रैकेट्स को बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स को। यहां पर हमने राइट करनी है कंडीशन। किस कंडीशन के ऊपर हमने इस इफ ब्लॉक को चलाना है। मींस कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स होगी तो ये जो सारे का सारा ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो है, मींस कि जो प्रोग्राम चल रहा है वो सीधा इस पूरे ब्लॉक को स्किप करके यहां पर आ जाएगा। यहां पर मान लीजिए हमने राइट किया प्रिंट हेलो, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये पूरे के पूरे ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा और हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो सीधी यहां पर आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हम यहां पर वेरिएबल के साथ ले रहे थे। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, और साथ ही साथ हम आउटपुट भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए। हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं ये बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि 2 नंबर्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करके हमें बताता है। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, इफ a इज ग्रेटर देन b। अब हमने प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, और ऑपरेटर्स में हमने एक टाइप देखी थी ऑपरेटर्स की जो कि थे कंडीशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये जो कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर एक ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर, उसको यूज किया है। जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और लॉजिकल जो ऑपरेटर है एंड और नॉट, ये सभी जो हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही यूज होते हैं। हमने यहां पर एक कंडीशन राइट की है, अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो आउटपुट में प्रिंट करवा दीजिए a इज ग्रेटर, और यहां पर ये जो ब्लॉक है इसे बंद कर दीजिए। अब हमने यहां पर क्या राइट कर दिया कि अगर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू जो कि है 2, अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो प्रिंट करवाइए a इज ग्रेटर। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर बार a की वैल्यू ही ग्रेटर होगी। मींस कि मान लीजिए यहां पर हमने a की वैल्यू को कर दिया 2 और b की वैल्यू को कर दिया 3। अब यहां पर ये जो इफ की कंडीशन है
इसकी वैल्यू फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर नहीं है b से, a की वैल्यू लेस देन है b से। अब यहां पर ये जो ब्लॉक है ये पूरे का पूरा स्किप कर दिया जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो यहां पर आ जाएगी। मींस कि इस पूरे के पूरे ब्लॉक को स्किप करके हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो यहां पर आ जाएगी। मान लीजिए हमने यहां पर राइट किया है प्रिंट हेलो, तो आउटपुट में सिंपल, यहां पर मैं आउटपुट भी राइट कर देता हूं जिससे आपको और भी आसानी से पता चले। आउटपुट में सिंपल हेलो ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, और ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, और हमारी आउटपुट में ये जो मैसेज है ये प्रिंट नहीं होगा। सिंपली इस पूरे के पूरे ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा और हमारी आउटपुट में ये जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट कर दी जाएगी। अब ये तो था अकेली इफ स्टेटमेंट का कंसेप्ट। मींस कि अगर हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट को ही यूज करना है तो अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये पूरे का पूरा ब्लॉक चल जाएगा, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है, तो ये जो ब्लॉक है इसे स्किप कर दिया जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट ब्लॉक के बाहर आकर जो भी हमने नेक्स्ट राइट किया है वो एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये तो कंसेप्ट था इफ का। अब हमने सेकंड टाइप राइट की थी जो कि थी एल्स। अब एल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एल्स के बारे में भी। ये आउटपुट मैं यहां से रब कर देता हूं और ये भी मैं लाइन यहां से रब कर देता हूं। अब जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पूरे का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब इसका मतलब क्या है कि जो a की वैल्यू है वो b से छोटी है, क्योंकि अगर a की वैल्यू बड़ी होती b से तो इस इफ ब्लॉक ने चल जाना था। लेकिन ये जो कंडीशन फॉल्स ही तब हुई है जब a की वैल्यू छोटी है b से। अब हमने इस मैसेज को भी प्रिंट करवाना है, मींस कि जब b की वैल्यू ग्रेटर हो उसे भी हमने प्रिंट करवाना है, जब a की वैल्यू छोटी हो जाए उसको भी हमने प्रिंट करवाना है। सो वैसा राइट करने के लिए हमारे पास एक एल्स ब्लॉक भी आता है, मींस कि इफ के बाद हमने राइट कर देना है एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन आती है कि हमने एक कंडीशन तो हैंडल कर ली जब a की वैल्यू बड़ी है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो तो होगी कि अब b की वैल्यू बड़ी है, और सिंपली हम यहां पर प्रिंट करवा देंगे b इज ग्रेटर। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है हम एक बार फिर से इस पूरे प्रोग्राम को अच्छे से डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इफ और एल्स जो है वो कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगर आपने सी या सी प्लस प्लस या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर a वेरिएबल में वैल्यू दे दी 2 और b में वैल्यू दे दी 3। अब हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो आएगी यहां पर। सो सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा। इफ अगर a की वैल्यू बड़ी है b से, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू है 3, तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, मींस कि ये जो इफ की कंडीशन है इसकी वैल्यू आ चुकी है फॉल्स। अब जैसे ही वैल्यू फॉल्स आई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके पूरे ब्लॉक को स्किप करके हमारा जो प्रोग्राम है वो देखेगा, हमारा जो कंपाइलर है वो देखेगा कि यहां पर कोई एल्स ब्लॉक आपने राइट किया है। हाँ, हमने यहां पर एक एल्स ब्लॉक राइट किया है, और जब इस पूरे के पूरे ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा, मींस कि जब इफ ब्लॉक की कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तब डायरेक्टली एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। यहां पर मैं आउटपुट भी राइट कर देता हूं, आउटपुट में आ जाएगा b इज ग्रेटर। सो कुछ ऐसे हमारा जो इफ एल्स वाला काम है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो चलती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर एक कंडीशन लगा दी है और इस कंडीशन के ऊपर ही हमारी जो आउटपुट है वो वेरी कर रही है। मींस कि अगर यहां पर a की वैल्यू हो जाती 4 तो यहां पर आउटपुट क्या आनी थी, यहां पर आउटपुट आ जानी थी a इज ग्रेटर, क्योंकि अब ये जो कंडीशन है इसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है, क्योंकि a की वैल्यू बड़ी है b से। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, सो 4 इज ग्रेटर देन 3। सो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप कि आपको बेसिक पता चल गया होगा कि कंडीशंस को क्यों अप्लाई करते हैं और कैसे हम इफ एल्स ब्लॉक को अप्लाई करते हैं। सो हमने इफ के बारे में भी बात कर ली, हमने ये भी देख लिया कि अगर हमने अकेली इफ लगानी है तो वो कैसे लगेगी। सिंपल सी बात है, यहां पर एल्स ब्लॉक मत लगाओ। अगर आप यहां पर एल्स ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो सिंपली जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपकी आउटपुट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने इस इफ ब्लॉक के बाद कुछ भी राइट नहीं किया। सो अगर आप यहां पर एल्स ब्लॉक लगा देते हैं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही फंडा है इफ एल्स ब्लॉक्स का, और हमने इफ के बारे में भी बात कर ली, एल्स के बारे में भी बात कर ली। अब यहां पर एक इस प्रोग्राम में एक छोटी सी गलती है। वो क्या गलती है
कि हमने ग्रेटर के बारे में भी बात कर ली, मींस कि अगर a की वैल्यू बड़ी होगी b से तो ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि अगर a की वैल्यू छोटी होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि a और b की वैल्यू इक्वल हो सकती है, मींस कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल भी हो सकती है। सो यहाँ पर एक थर्ड केस भी बनता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, हमारे पास ग्रेटर वाली भी कंडीशन है, हमारे पास इक्वल वाली भी कंडीशन है और हमारे पास लेस देन वाली भी कंडीशन है। सो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। अब हमने कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट आती है जो कि है एल्स इफ। सो अब हम बात करने जा रहे हैं एल्स इफ के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एल्स इफ के बारे में। जब हमने मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना होता है, मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना होता है, तब हम यूज करते हैं एल्स इफ को। और इसका सिंटैक्स कैसे है उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं जिससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि एल्स इफ स्टेटमेंट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं a जिसमें वैल्यू होगी 4 और b वेरिएबल बनाते हैं जिसमें वैल्यू होगी 3। सबसे पहले हमने जो पहले डिस्कस किया इफ एल्स वही हम इंप्लीमेंट करेंगे। मींस कि सबसे पहले हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ a इज ग्रेटर देन b। मींस कि अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो क्या प्रिंट करवा दीजिए, सिंपली प्रिंट करवा दीजिए a इज ग्रेटर। लेकिन यहां पर हमने रुक जाना है। अब हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, मींस कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। हमारे पास ग्रेटर वाली भी कंडीशन है, हमारे पास इक्वल वाली भी कंडीशन है और हमारे पास लेस देन वाली भी कंडीशन है। ग्रेटर वाली हमने हैंडल कर ली है, मींस कि जब a की वैल्यू बड़ी होगी तो उसको हमने हैंडल कर लिया है इफ ब्लॉक में ही। अब हमारे पास आती हैं दो कंडीशंस जो कि हैं इक्वल वाली और लेस देन वाली। सो एक और कंडीशन को लगाने के लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ को। सो सिंपली यहां पर हम एक और ब्लॉक बनाएंगे एल्स इफ और यहां पर हम अपनी सेकंड कंडीशन को राइट कर देंगे। तो सिंपली हम यहां पर राइट करेंगे एल्स इफ a इज इक्वल टू b। अब हमने ऑपरेटर वाली वीडियो में देखा था कि जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये इक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है और जो अकेला इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो अब हमने यहां पर सेकंड जो कंडीशन है उसे अप्लाई कर दिया है जो कि इक्वल टू वाली कंडीशन है। अगर a की वैल्यू b के इक्वल होगी, मींस कि a में भी 2 है और b में भी 2 है, तब ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा और हमारी आउटपुट में प्रिंट करवा दिया जाएगा a इज इक्वल टू b। अब हमने ग्रेटर वाली जो कंडीशन है उसे भी हैंडल कर लिया, इक्वल वाली जो कंडीशन है उसे भी हैंडल कर लिया। अब जो हमारे पास लास्ट कंडीशन बचती है वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है लेस देन वाली, मींस कि जब a की वैल्यू छोटी होगी b से। अब यहां पर हम चाहें तो एल्स इफ में भी कंडीशन राइट कर सकते हैं, मींस कि अगर a की वैल्यू छोटी है b से तो प्रिंट करवा दीजिए b इज ग्रेटर। हम चाहें तो यहां पर एल्स इफ में भी कंडीशन राइट कर सकते हैं, हम चाहें तो यहां पर सिंपली एल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने दोनों कंडीशंस को तो हैंडल कर लिया है ऊपर इफ में और एल्स इफ में। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है। सो अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो एट द एंड यही होगा कि b की वैल्यू बड़ी है। सो एल्स ब्लॉक भी चल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने पहले अप्लाई की थी। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। हम फिर से इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसके फ्लो को अच्छे से देखते हैं वैल्यूज की एग्जांपल लेकर, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो वीडियोस हैं ये बिगिनर को ध्यान में रखते हुए बन रही हैं, इसीलिए मैं इतनी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर हमने a में वैल्यू डाली है 4, मींस कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू है 3। तो यहां पर कंडीशंस को चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन b। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो चुकी है क्योंकि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है। सो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो चुकी है और हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर। सो जो हमने वैल्यूज एग्जांपल में ली थी वो उन वैल्यूज ने हमारी पहली कंडीशन को ही ट्रू कर दिया है और हमारी आउटपुट में आ जाएगा a इज ग्रेटर। अब यहां पर एक और बात, अगर इन सभी ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक
की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो जो बाकी ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं ये तब ही एग्जीक्यूट होने हैं जब इनकी कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इक्वालिटी वाला जो ब्लॉक है वो चल जाता तो जो बाकी जो हमने लास्ट वाला ब्लॉक किया है इसे चेक भी नहीं किया जाता, ये सिंपली स्किप हो जाता है। ऐसे ये जो इफ एल्स का काम है ये चलता है। अब हमने ये जो इफ वाला ब्लॉक है इसको तो अच्छे से देख लिया कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब हम अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। वैल्यूज हम कर देते हैं 3 और 4 कर देते हैं। अब यहां पर हमारे पास वैल्यूज हैं, ए में वैल्यू आ चुकी है 3 और बी में वैल्यू आ चुकी है 4। कंडीशंस को चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मींस कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, यहां पर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है क्योंकि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट एल्स इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा। अब यहां पर एल्स इफ वाली कंडीशन क्या है, वो है ए की वैल्यू इक्वल टू है बी से, क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है? यहां पर ये भी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है क्योंकि दोनों की डिफरेंट वैल्यू है। अब एट द एंड यही कंडीशन बचती है कि अब ए की वैल्यू छोटी होगी बी से। यहां पर ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है और हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर। आप यहां पर ध्यान दें, अगर हम यहां पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते, मींस कि सिर्फ एल्स ब्लॉक ही राइट कर देते, तब भी इसने ऐसे ही चलना था क्योंकि ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये फॉल्स हो चुकी हैं और एट द एंड एल्स ब्लॉक चल जाएगा। अभी इफ या एल्स इफ जो ब्लॉक है इनकी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो एट द एंड हमारा एल्स ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। यहां पर आपको पता चल गया होगा कि आप एल्स भी लगा सकते हैं, आप एल्स इफ लगाकर यहां पर कंडीशन भी राइट कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन जब आप कंडीशन राइट करेंगे, अब अगर आपकी वैल्यूज कुछ और होंगी तो वहां पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि एल्स ब्लॉक यहां पर नहीं है। एल्स बेसिकली किसी भी वैल्यू वगैरह को चेक नहीं करता, एल्स किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है जब इफ या एल्स इफ ब्लॉक की वैल्यू फॉल्स हो जाती है। हमने फर्स्ट वाली कंडीशन को ट्रू करके वैल्यूज को चेक कर लिया, हमने एल्स वाले ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट करके देख लिया डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बचती है कि अब हम ए और बी में सेम वैल्यूज भी देखकर देख लेते हैं। आई होप कि आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन और क्लैरिटी के लिए हम इनको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से तो ये एग्जीक्यूट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर ही नहीं है बी से। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर एल्स इफ को चेक किया जाएगा। एल्स इफ की कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारी आउटपुट में प्रिंट करवा दिया जाएगा ए इज इक्वल टू बी। कुछ इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने इफ के बारे में भी बात कर ली, अकेली इफ कैसे लगानी है, हमने इफ के साथ एल्स के बारे में भी बात कर ली, और हमने एल्स इफ जो कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए अप्लाई की जाती हैं स्टेटमेंट्स, उनके बारे में भी बात कर ली। और एट द एंड मैं आपको ये बता देता हूं कि जब इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, मान लीजिए इसके आगे भी आपने एल्स इफ लगाए हैं, उन सभी कंडीशंस की जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाए और एट द एंड आपने एल्स लगाया है, तो एट द एंड जो एल्स पार्ट है, जो एल्स ब्लॉक है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आपने एल्स इफ लगाया है तो वो तब ही एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एल्स कैसे काम करता है। एक और एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एल्स की वर्किंग को जो हमने पहले एग्जांपल ली थी वही एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर हमने राइट किया था इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मींस कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब यहां पर मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया एल्स। एल्स हम क्या मानकर चल रहे थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ए की वैल्यू बड़ी है, लेकिन अगर एल्स ब्लॉक चलेगा तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे बी इज ग्रेटर। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो तो इक्वल है दोनों, और हमने यहां पर इफ ब्लॉक लगाया है, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दीजिए। लेकिन यहां पर ये जो कंडीशन है ये तो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन इसकी कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा कंपाइलर क्या देखेगा कि यहां पर एक एल्स ब्लॉक है और एल्स ब्लॉक को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा और हमारी आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा बी इज ग्रेटर। लेकिन यहां पर तो आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, यहां पर आउटपुट तो कुछ और आ रही है, हमारी वैल्यूज तो कुछ और हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि जो एल्स ब्लॉक है उसकी कोई भी कंडीशन नहीं होती। मान लीजिए अगर हमने यहां पर एल्स की जगह के ऊपर एल्स इफ लगाया होता तो इसने सबसे पहले कंडीशन चेक करनी थी। कंडीशन क्या है कि अगर ए की वैल्यू इक्वल टू है बी से तो यहां पर प्रिंट करवा दीजिए
A is equal to B। सो एल्स इफ जो ब्लॉक है वो तब चलना है जब उसकी कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर हमने एक ऐसी हायरार्की बनाई है जिसमें सबसे पहले इफ लगाया, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, सो अगर इफ और एल्स इफ सभी की जो कंडीशन फॉल्स है तो एट द एंड अगर हमने एल्स लगाया है तो एल्स डायरेक्टली चल जाएगा, एल्स की कोई भी कंडीशन नहीं होती। सो ऐसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कैसे हमने इफ लगाया, कैसे हमने इफ के साथ एल्स को यूज किया, एल्स को कैसे यूज करना है। अगर हमारे इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो डायरेक्टली एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है, वो कोई भी कंडीशन वगैरह चेक नहीं करता। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एल्स इफ इसकी मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब तक हमने डिस्कस कर लिया इफ कैसे लगाते हैं, एल्स कैसे लगाते हैं और एल्स इफ कैसे लगाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि है व्हेन। सो स्टार्ट करते हैं। अब जो व्हेन स्टेटमेंट है वो हम इफ एल्स को इजी वे में लगाने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हेन को, और जो व्हेन है वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स को इजी वे में इंप्लीमेंट करने के लिए लगाई जाती है। अब आपने देखा होगा घर पे जो पंखे का रेगुलेटर होता है उसके ऊपर नंबर होते हैं 1 2 3 4 और 5, और अगर हम 1 के ऊपर इसको चला देते हैं पंखे को तो उसकी स्पीड कम होती है, अगर हम 5 के ऊपर चला देते हैं तो उसकी जो पंखे की स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। सेम जो काम है वो यहां पर व्हेन स्टेटमेंट्स करती हैं। सो व्हेन स्टेटमेंट में हम एक वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मींस कि जितनी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसी तरह का जो हमने उसमें ऑपरेशन राइट किया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो यहां पर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं, फिर देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यहां पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूं जिसका मैं नाम दे देता हूं a, और इसमें वैल्यू में यहां पर राइट कर देता हूं 1, और यहां पर मैं सिंपली व्हेन स्टेटमेंट को अप्लाई करता हूं। और व्हेन स्टेटमेंट अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो उसमें हम इस स्टेटमेंट को स्विच केस के नाम से जानते हैं, और ये जो व्हेन स्टेटमेंट है ये सिमिलर है स्विच केस के ही। सो हमने यहां पर क्या राइट करना है, व्हेन, और इनकी पैरेंथेसिस में हमने दे देना है a, क्योंकि हमने इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। अब हमने यहां पर राइट करना है कि ऑपरेशंस कौन से हैं। सो हमने यहां पर व्हेन का ये जो ब्लॉक बना दिया है। सो अब हम इन ऑपरेशंस को राइट करते हैं। सो हम सिंपली यहां पर राइट करेंगे 1, और ये साइन हम इसमें यूज करते हैं, और इसमें हम सिंपली एक प्रिंट फंक्शन लगा देंगे 1। अभी मैं आपको समझाता हूं ये पूरे प्रोग्राम को राइट करके कि ये चल क्या रहा है। सो ये हमने यहां पर प्रोग्राम राइट कर दिया है, और अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो प्रोग्राम है ये चलता है। सो यहां पर हमने एक वेरिएबल बनाया है a नाम का, और हमने जो व्हेन कीवर्ड लगाया है उसके पैरेंथेसिस में भी हमने a वेरिएबल को पास कर दिया है। अब यहां पर जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगी, हमने यहां पर आप देख सकते हैं कि देखना है कि जब a की वैल्यू 1 होगी तो क्या प्रिंट होगा, हमारी आउटपुट में 1 प्रिंट हो जाएगा। सो इस कंडीशन में हमारी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहां पर प्रिंट मेथड लगाकर 1 को प्रिंट करवाया है। सो हमने यहां पर क्या कर दिया कि जब a की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट करवा दीजिए, हमारी आउटपुट में 1 प्रिंट करवा दीजिए। अब अगर हम यहां पर a की वैल्यू को 2 कर दें, अब ये मैच करेगा कि क्या a की वैल्यू 2 है, नहीं, और फिर ये सेकंड वाले केस के ऊपर आएगा तो यहां पर चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू 2 है, और यहां पर ये केस जो है ये मैच हो जाएगा, और जैसे ही मैच होगा तो ये जो हमने यहां पर ऑपरेशन राइट किया है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 2। सो जो सेम काम हमारे पंखे का जो रेगुलेटर है वो करता है, वही जो काम है वो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हेन स्टेटमेंट करती है। सो यहां पर जो वैल्यूज हैं उसे मैच किया जाता है, और जैसे ही वैल्यूज मैच हो जाती है उनके आगे जो हमने ऑपरेशन राइट किया है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यहां पर a की वैल्यू सिर्फ 1 ही आएगी या 2 ही आएगी या 3 ही आएगी, क्योंकि हमने 1 2 3 के लिए ही यहां पर ऑपरेशंस को राइट किया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार a की वैल्यू 10 हो जाए, a की वैल्यू 20 हो जाए, मींस की ऐसी वैल्यू आ जाए हमारे व्हेन वाले वेरिएबल में जो कि हमने यहां पर वैल्यूज राइट की ही नहीं है, मींस की जिनके केस को हमने यहां पर राइट किया ही नहीं है। सो वो कैसे हैंडल करेगा ये जो व्हेन स्टेटमेंट वाला ब्लॉक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास a की वैल्यू आ जाए 20,
तो यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूशन है ये कैसे चलेगी, सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या a की वैल्यू 20 है, नहीं, यहाँ पर तो 1 है। फिर क्या a की वैल्यू 2 है, फिर यहाँ पर नहीं, लेकिन हमारे पास तो 20 है। फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा क्या a की वैल्यू 3 है, नहीं, हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 20 है। सो यहां पर हमने जितने भी केसेस राइट किए थे वो सारे अब फॉल्स हो चुके हैं। अब यहां पर जो हमने लास्ट ये कीवर्ड लगाया है एल्स कीवर्ड, मींस कि यहां पर भी सेम ही कंसेप्ट लगा है इफ स्टेटमेंट्स वाला ही, कि जब सभी केसेस की जो मैचिंग है वो फॉल्स हो जाए तो एट द एंड जो एल्स में राइट किया है उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। और एल्स में हमने क्या राइट किया है, हमने सिंपली ऑपरेशन राइट किया है प्रिंट इनवैलिड। सो हमारी आउटपुट में 20 के केस में इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने 20 वाली वैल्यू के लिए कोई ऑपरेशन ही नहीं वहां पर डिफाइन किया व्हेन कीवर्ड वाले ब्लॉक में। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इफ कैसे लगाते हैं, इफ एल्स कैसे लगाते हैं, और मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई की जाती हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और एट द एंड हमने व्हेन स्टेटमेंट के बारे में बात की। सो व्हेन स्टेटमेंट कैसे इंप्लीमेंट की जाती है कॉटलिन में, आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। ये हमने एक छोटा सा स्विच बना दिया है जो कि हमारी वैल्यूज की एक स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवाकर देता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। अब हम दो प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर में जाकर। फर्स्ट में आपको पता चल जाएगा कि इफ एल्स और एल्स इफ कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं, और जो सेकंड प्रोग्राम हम राइट करेंगे वो एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे बाय यूजिंग दी व्हेन स्टेटमेंट, जिससे कि आपको इस स्टेटमेंट के बारे में और भी अच्छे से पता चल जाएगा। और आप मेरे से ये वादा कीजिए कि आपने इन दोनों प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंप्लीमेंट करना है और इनसे सीखकर आगे और भी ज्यादा आपने प्रोग्राम्स राइट करने हैं। सो बिना टाइम वेस्टिंग के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं इफ एल्स एल्स इफ और व्हेन स्टेटमेंट्स को, और अपने दो जो प्रोग्राम है उनको कंप्लीट करके फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर इंटेलिजे आइडिया ओपन करते हैं और फिर हम जो दो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उनको स्टार्ट करते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो हमारा जो कॉटलिन ट्यूटोरियल्स प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वेरिएबल, कमेंट्स, डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स के बारे में, वो प्रोग्राम यहाँ पर हमारा ओपन है। तो अब हम यहाँ पर जो दो प्रोग्राम्स राइट करने जा रहे हैं उनमें से सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो हम राइट करेंगे इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट्स को समझने के लिए। और वो जो प्रोग्राम है वो होगा एक ग्रेडिंग प्रोग्राम, मींस कि वो नंबर्स के अकॉर्डिंग एक ग्रेड प्रिंट करवाएगा हमारी आउटपुट में। और इस प्रोग्राम से आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे इफ स्टेटमेंट को लगाना है, एल्स को कैसे लगाना है और एल्स इफ को कैसे, मल्टीपल कंडीशंस को कैसे लगाना है। और साथ ही साथ हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उनको कैसे हमने इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और ग्रेडिंग प्रोग्राम है, सो इसका नाम भी हम ग्रेडिंग ही रख देते हैं। तो कॉटलिन फाइल हमने एक क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना मेन फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि एट द एंड जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होनी है। तो ये जो प्रोग्राम है ये हम बनाने जा रहे हैं ग्रेडिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट भी बना देते हैं ताकि आपको प्रीवियस वीडियो का कंसेप्ट जो है वो भी हम इम्प्लीमेंट करें और आपको वो भी अच्छे से पता चल जाए कि कैसे कैसे हम उनको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट थे। तो अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल है मार्क्स नेम का, और मार्क्स यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू राइट कर देते हैं 89, ठीक है। अब हमने इन मार्क्स की वैल्यू के ऊपर ही इफ और एल्स ब्लॉक को डिज़ाइन करना है ताकि हमें हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग एक ग्रेड हमारी आउटपुट में प्रिंट हो सके। तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन को लगाते हैं और इफ कंडीशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो मार्क्स की वैल्यू है वो 80 से अबव है, क्योंकि जो हम ए ग्रेड यहाँ पर राइट करने जा रहे हैं वो 80 से अबव वाले मार्क्स के लिए ही होगा। सो हम यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन राइट करेंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। सो यहाँ पर हमने ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसे डिज़ाइन कर लिया है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 80 से बड़ी होगी तो ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू 89 से हटाकर 100 दे दें, जहाँ 110 वैल्यू दे दें, अब इतने तो ग्रेड होते नहीं हैं। सो इस कंडीशन को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसे चेक करने के लिए हम चाहें तो इस इफ कंडीशन में भी लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ लगाते हैं। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है कि हमने एक इफ ब्लॉक लगाया है,
उस ब्लॉक के अंदर फिर से हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो यहां पर इस ब्लॉक के अंदर भी हम फिर से इफ ब्लॉक को लगाएंगे और यहां पर हम चेक करेंगे इफ मार्क्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 100। तो यहां पर हमने राइट कर दिया है कि अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है या इक्वल टू है 100 के तो ही प्रिंट होगा प्रिंटलन ग्रेड इज ए। लेकिन अगर मार्क्स की वैल्यू बड़ी है 100 के तो एल्स ब्लॉक ही चलेगा। तो यहां पर हम सिंपली प्रिंटलन कराकर राइट कर देंगे इनवैलिड ग्रेड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने बातों ही बातों में एक और नया टॉपिक डिस्कस कर लिया है जो कि है नेस्टेड इफ। मींस कि एक इफ के अंदर हमने एक और इफ लगा दी है। सो ये है नेस्टेड इफ का कंसेप्ट। सो मैं चाहता तो यहां पर एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाकर भी इस कंडीशन को छोटा कर सकता था, लेकिन नेस्टेड इफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मींस कि हम एक इफ के अंदर भी फिर से कंडीशंस को चेक करके अपनी आउटपुट को वेरी करवा सकते हैं। अब ये जो ब्लॉक है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले अगर मार्क्स की वैल्यू बड़ी होगी 80 से तो ये कंडीशन चेक होकर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक में आ जाएगी और इस ब्लॉक में आते ही फिर से एक नई कंडीशन चेक होगी। कंडीशन है कि क्या मार्क्स की वैल्यू छोटी है या इक्वल्स टू है 100 के तो ही हमारी आउटपुट में प्रिंट होगा ग्रेड इज ए, नहीं तो हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड ग्रेड। अब हमने फर्स्ट कंडीशन यहां पर हैंडल कर ली है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 80 से अबव है तो ग्रेड ए है। अब हमने यहां पर एक क्राइटेरिया और बनाना है जो कि है बी ग्रेड का। अब बी ग्रेड का हम जो क्राइटेरिया है वो रख रहे हैं कि अगर जो मार्क्स की वैल्यू है वो 60 से अबव है और 80 से कम है। मींस कि हमने यहां पर एक रेंज बनानी है 60 से अबव और 80 से कम। मींस कि 60 से लेकर 79 तक की हमने एक रेंज बनानी है और उस रेंज में जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं बी ग्रेड में। तो अब हमने एक और कंडीशन लगानी है, सो इसीलिए यहां पर हम एल्स इफ यूज करेंगे। और कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है 80 से एंड अब हमने यहां पर ये जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है इसे ही क्यों यूज किया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो सेकंड कंडीशन लगानी है उसको यहां पर राइट कर देता हूं। तो हमने यहां पर राइट किया कि अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है 80 से और मार्क्स की वैल्यू बड़ी है या इक्वल्स टू है 60 के तो यहां पर सिंपली प्रिंटलन करवा दीजिए यूअर ग्रेड इज बी। यूअर हम नहीं राइट करते क्योंकि हमने पहले भी ग्रेड इज ए ही राइट किया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर यहां पर राइट कर दिया है। बेसिकली जब हमने दो कंडीशंस को इकट्ठे लगाना होता है और उन कंडीशंस को इकट्ठे लगाकर हमने एक आंसर प्रोड्यूस करना होता है तब हम यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स को लगाते हैं। अब एंड का क्या मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जो भी हमने इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों कंडीशंस राइट की हैं, अगर ये दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, मींस कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है इसकी वैल्यू ट्रू होगी। मींस कि तो ही ये एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हमने एक रेंज बनानी है, मींस कि हमने 60 से लेकर 79 तक की रेंज बनानी है। सो इसीलिए हमारे जो मार्क्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू 80 से छोटी होनी चाहिए और साथ ही साथ वो जो वैल्यू है वो 60 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर हमें दोनों कंडीशंस की वैल्यू ट्रू चाहिए, इसीलिए हमने यहां पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को लगाया है। अगर हमने ये एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो चल जाएगा, तो उसके लिए हमने यहां पर और लॉजिकल ऑपरेटर्स को लगाना है। ये दो पाइप साइंस को लगाकर यहां पर और लॉजिकल ऑपरेटर लग जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो चल जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो भी चल जाएगा। मींस कि अगर हमने दो कंडीशंस लगाई हैं उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये जो एल्स इफ ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एंड के केस में क्या है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं और वहां पर आपका टीचर बोलता है अमन एंड रमन। उसने बोला अमन एंड रमन दोनों आ जाइए, तो उसने अमन एंड रमन को दोनों को बुलाया है। तो यहां पर दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और अगर आपका टीचर आकर ये बोले कि या तो अमन आ जाए या फिर रमन आ जाए, मींस कि अमन और रमन, तो यहां पर टीचर ने क्या बोला है कि या तो अमन आ जाए तो भी ठीक है या फिर रमन आ जाए तो भी ठीक है। सो और के केस में
कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो चल जाता है पूरे का पूरा ब्लॉक, और एंड के केस में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर कैसे इंप्लीमेंट करने हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। अब इस एल्स इफ ब्लॉक में हमने एक रेंज बनानी है, मींस कि हमने यहां पर बोलना है कि जो वैल्यू है वो 80 से तो कम हो लेकिन 60 से ज्यादा हो। सो इसीलिए हमने इन दोनों कंडीशंस को ट्रू होते ही ग्रेड को प्रिंट करवाना है, इसीलिए हमने यहां पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज किया है। आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। तो अब हमने यहां पर बी ग्रेड वाली कंडीशन भी हैंडल कर ली है। अब हमारे पास सी ग्रेड वाली भी कंडीशन है, मींस कि एक और मल्टीपल कंडीशन। सो उसके लिए भी हमने यहां पर एल्स इफ लगाना है, और एल्स इफ में हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है 60 के एंड मार्क्स की वैल्यू बड़ी या इक्वल टू है 40 के, तो यहां पर क्या प्रिंट करा दीजिए, यहां पर प्रिंट एलन कर दीजिए ग्रेड इज सी। तो यहां पर हमने एक और रेंज बना दी कि हमने 60 तक यहां पर चेक कर लिया था, मींस कि हमने सेकंड कंडीशन में 60 तक चेक कर लिया था, हमने यहां पर लगाया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब हम यहां से 59 से लेकर 40 तक की रेंज में चेक कर रहे हैं, मींस कि 40 से लेकर 59 तक की जो रेंज है, अगर हमारे मार्क्स की वैल्यू उसके बीच में है तो हमारी आउटपुट में प्रिंट आ जाएगा ग्रेड इज सी। सो यहां पर रेंज कितनी है, 40 से लेकर 59 तक की, क्योंकि यहां पर हमने राइट किया है अगर मार्क्स की वैल्यू छोटी है 60 से और मार्क्स की वैल्यू बड़ी या इक्वल टू है 40 के, तो प्रिंट करवा दीजिए ग्रेड इज सी। और हमने यहां पर जितने भी हमारे ग्रेड से उनकी कंडीशंस को हमने रेंज बनाकर राइट कर दिया है। अब जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी, मींस की जो 39 मार्क्स की वैल्यू होगी, वो तो हम यहां पर सिंपली प्रिंट करवा देंगे ट्राई अगेन। तो यहां पर आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमने इफ स्टेटमेंट को लगाना है, कैसे नेस्टेड इफ को लगाना है, कैसे हमने एल्स इफ को लगाना है, कैसे हमने एल्स ब्लॉक को लगाना है। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम इस प्रोग्राम को एक वैल्यू के साथ एग्जाम्पल लेकर अच्छे से फिर से डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो मान लीजिए हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है 49, तो यहाँ पर हमारे जो मार्क्स की वैल्यू है वो है 49। तो वन बाय वन हम कंडीशंस को चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्या मार्क्स की वैल्यू बड़ी है 80 से, यहाँ पर तो ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है क्योंकि वैल्यू है 49। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो चुकी है। तो ये जो पूरे का पूरा इफ ब्लॉक है इसे स्किप कर दिया जाएगा और हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो इस सेकंड एल्स इफ ब्लॉक में आ जाएगी। अब इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन क्या है कि मार्क्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 80 से। सो मार्क्स की वैल्यू है 49 और यहां पर 80 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 49 जो है वो छोटा है 80 से। अब क्या यहां पर दूसरी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहां पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्क्स की वैल्यू साथ ही साथ बड़ी भी होनी चाहिए या इक्वल भी होनी चाहिए 60 के। लेकिन यहां पर जो सेकंड कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है क्योंकि 49 जो है वो बड़ा नहीं है 60 के, वो छोटा है। तो यहां पर ये जो सेकंड एल्स इफ हमने ब्लॉक लगाया है ये भी फॉल्स हो चुका है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो आएगा इस थर्ड एल्स इफ ब्लॉक के ऊपर। यहां पर कंडीशन क्या है कि मार्क्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 60 के। सो 49 इज लेस देन 60। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कंडीशन है, लेकिन यहां पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा है। सो सेकंड कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। सो सेकंड कंडीशन क्या है, साथ ही साथ मार्क्स की जो वैल्यू है वो बड़ी या इक्वल टू भी होनी चाहिए 40 के। तो यहां पर ये कंडीशन भी ट्रू हो चुकी है क्योंकि जो 49 है वो बड़ा है 40 से। सो हमारी आउटपुट में प्रिंट करवा दिया जाएगा ग्रेड इज सी। आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे हमने ये जो एल्स इफ और इफ कंडीशंस हमने डिजाइन की हैं, ये कैसे हमने डिजाइन की हैं। तो मान लीजिए यहां पर अगर हमारी वैल्यू 39 हो जाती, मींस कि हमने मार्क्स की वैल्यू 39 दी है, तो यहां पर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो फिर एट द एंड एल्स ब्लॉक नहीं चल जाना था, क्योंकि जब इफ वाली भी फॉल्स हो जाती, एल्स इफ वाली भी, और एल्स इफ वाली फिर से फॉल्स हो जाती, तो एट द एंड एल्स ब्लॉक ने एग्जीक्यूट हो जाना था, क्योंकि एल्स ब्लॉक कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये जो हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया कि कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। अब हम डिफरेंट वैल्यूज को, मार्क्स को असाइन करके इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमने अच्छे से कंडीशंस को डिजाइन किया है या नहीं किया। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और मार्क्स की वैल्यू है 39। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आती है। तो यहाँ पर हमने
अपने करंट फाइल को सिलेक्ट नहीं किया, उसने फर्स्ट प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट कर दिया है। सो करंट फाइल को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो ट्राई अगेन आ रही है। जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही हमारी आउटपुट आ रही है। अब हम एक 49 वाली मार्क्स की वैल्यू देकर भी देखते हैं क्या यहाँ पर ग्रेड सी आता है या नहीं। तो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। सो ग्रेड इज सी आ रहा है। अब हम यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू जो है वो जो हमारी सेकंड रेंज है जो कि 79 से लेकर 60 तक की रेंज है उसमें हम वैल्यू देकर देखते हैं। हम 60 वैल्यू देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड रेंज में जो वैल्यू है वो आ चुकी है। ग्रेड इज बी यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रेंज है मीन्स की 80 से अबव वो वैल्यू देकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 81। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर ग्रेड इज ए आ रहा है। ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ? सबसे पहली कंडीशन ट्रू हो गई मीन्स की मार्क्स की वैल्यू जो है वो 80 से अबव है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो ट्रू हो चुकी है। अब यहाँ पर चेक हुआ सेकंड जो हमने नेस्टेड इफ लगाया है उसकी कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन है कि मार्क्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 100 से। सो ये भी कंडीशन ट्रू है तो इसीलिए यहाँ पर ग्रेड इज ए प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इक्वल टू 80 वाला केस अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन कर देते हैं कि अगर मार्क्स की वैल्यू बड़ी है या इक्वल्स टू है 80 के तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम 81 की जगह के ऊपर 80 कंडीशन वैल्यू को राइट करते हैं और फिर भी हमारा जो ग्रेड है वो ए ही आएगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको देखिए प्रोग्राम को कि हमने कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे हमने इसको राइट किया, कैसे हमने कंडीशंस को अप्लाई किया। सो यही है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट। ये आपको आना चाहिए क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी ज़्यादातर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ही यूज़ करके लॉजिक्स को डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमने सभी केसेस को एंटर करवा कर देख लिया है। हमारा प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। हम एक वैल्यू 100 से अबव भी देकर देखते हैं क्या हमारा ये जो नेस्टेड इफ है ये एग्जीक्यूट हो रहा है अच्छे से या नहीं। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो होनी चाहिए इनवैलिड ग्रेड। तो यहाँ पर वही आउटपुट आ रही है। सो आई होप कि आपको इस ग्रेडिंग प्रोग्राम से अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे हमने इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स को लगाना है। सो ये प्रोग्राम आप खुद भी डिज़ाइन कीजिए, आप खुद भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाकर इसको एग्जीक्यूट कीजिए और आपको फिर अच्छे से पता चलेगा कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ करना है। अब हमने फर्स्ट प्रोग्राम को राइट कर लिया, हमने इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इस पूरे प्रोग्राम में आपके सभी जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रोग्राम के ऊपर। एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं बाय यूजिंग व्हेन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं कॉटलिन की और इसका नाम हम राइट कर देंगे कैलकुलेटर। और ये एक कॉटलिन की फाइल है। तो यहाँ पर हम अपने मेन फंक्शन को लगा देते हैं क्योंकि एट द एंड मेन फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट करना है। और ये है हमारा एक मिनी कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं। a इज इक्वस टू वैल्यू असाइन कर देते हैं और b इज इक्वस टू इसमें भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। और एक हमारा ऑपरेशन वाला वेरिएबल होगा जिसमें हम अभी वैल्यू 1 असाइन कर देते हैं। और एक हमारा वेरिएबल होगा आंसर वाला जो कि इंट टाइप का है क्योंकि आंसर हम ऑपरेशन वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालेंगे। सो इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी डेटा टाइप भी राइट कर दी है। अब डेटा टाइप हमने राइट क्यों की है, क्यों नहीं की, हमने ऐसे ही सिंपली क्यों वेरिएबल नहीं बनाया, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मेरे को लगता है कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी। सो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्टिंग से वीडियोस को देखो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो बिगनर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज बन रही है। तो हमने यहाँ पर जो हमें वेरिएबल चाहिए थे वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दी हैं। अब हम यहाँ पर लगाते हैं व्हेन वाले स्विच को जो कि हमारा पंखे का स्विच है। सो यहाँ पर हमने जो गेम खेलनी है मीन्स कि हमने जिस वैल्यू को मैच करवाना है वो वैल्यू पड़ी है ओपी वेरिएबल में। और इस ब्लॉक को हम अब स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेटर बना रहे हैं। सो अगर इस ओपी की वैल्यू 1 होगी तो हम एडिशन करवाएंगे, अगर इस ओपी की वैल्यू 2 होगी तो हम सब्ट्रैक्शन कराएंगे, अगर इसको ओपी की वैल्यू 3 होगी तो हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। और ऐसे जितने भी ऑपरेशंस हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास आते हैं उन सभी को हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट करना है कि अगर ओपी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आंसर में असाइन कर दीजिए a प्लस बी, क्योंकि जो a और b वेरिएबल है उन्हीं वैल्यूज का आंसर निकालकर हमने आंसर में स्टोर करवाना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर राइट कर दी है, अगर ओपी की वैल्यू 1 है तो एडिशन करवाइए, अगर ओपी की वैल्यू 2 है तो आंसर में क्या स्टोर करवा दीजिए
आंसर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर ओपी की वैल्यू 3 है तो आंसर में मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिए ए इंटू बी, ठीक है। और अगर ओपी की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर आंसर में प्रिंट करवा दीजिए ए डिवाइड बाई बी, सॉरी आंसर में स्टोर करवा दीजिए ए डिवाइड बाई बी। और अगर ओपी की वैल्यू 5 है तो आंसर में स्टोर करवा दीजिए ए मॉडुलस बी, मीन्स कि जो ए और बी को डिवाइड करके रिमाइंडर आया है उसको स्टोर करवा दीजिए आंसर में। तो ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है, और ये जो डिवीजन ऑपरेटर है जो कि एक स्लैश है ये क्वोशंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हमने जो पांचों के पांचों ऑपरेशंस थे उनको तो लगा दिया, लेकिन अगर हमारे ओपी की वैल्यू 6 हो जाए, अगर उसकी वैल्यू 10 हो जाए, अगर उसकी वैल्यू 100 हो जाए, जो कि हमने ऑलरेडी बोर्ड में भी डिस्कस कर लिया है कि अगर ओपी वेरिएबल में एक ऐसा केस आ जाए जिसको कि हमने इस पूरे व्हेन ब्लॉक में हैंडल नहीं किया, तो हम यहाँ पर सिंपली एल्स ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवा देंगे। सो एल्स ऑपरेशन में क्या होगा, सिंपली प्रिंट करवा दिया जाएगा इनवैलिड ऑपरेशन। और ये हमने एक छोटा सा मिनी सा कैलकुलेटर बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उससे पहले जो हमने आंसर इस कैलकुलेटर को यूज करके, इस व्हेन स्विच को यूज करके बनाए हैं, उन्हें हमें एट द एंड प्रिंट भी करवाना है। तो आंसर को हमने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आंसर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि जब वैल्यूज इसमें जाएंगी तो इसकी वैल्यू चेंज ऑलरेडी हो ही जानी है। सो हमने यहाँ पर ये जो छोटा सा प्रोग्राम है जो कि एक मिनी कैलकुलेटर है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और एट द एंड जो इस व्हेन स्विच से हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने प्रिंट भी करवा लिया है। अब हमारे ओपी की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर 1 है तो 2 + 3 हमारे पास 5 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 आंसर आ चुका है। अब हम अपने ओपी की वैल्यू कर देते हैं 2 और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो 2 - 3 - 1 वैल्यू आनी चाहिए, तो ये भी आ चुकी है। अब हम ओपी की वैल्यू 3 कर देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस चलना चाहिए। तो यहाँ पर 6 वैल्यू आ चुकी है, और हम ओपी की वैल्यू 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन वाला केस चलना चाहिए। तो यहाँ पर 0 वैल्यू आनी चाहिए, देखते हैं। तो 0 वैल्यू हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम ओपी की वैल्यू 5 कर देते हैं, सो 5 होगी। तो ये जो केस है ये मैच होगा। सो इसका जो रिमाइंडर है 2 डिवाइड बाई 3 करके जो रिमाइंडर आता है वो वैल्यू आनी चाहिए। सो 2 यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। अब हम ओपी की वैल्यू कर देते हैं 6, लेकिन 6 को तो हमने हैंडल ही नहीं किया व्हेन में। सो देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट में प्रिंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनवैलिड ऑपरेशन तो प्रिंट हो चुका है, और साथ ही साथ जो हमने इनिशियल वैल्यू दी थी आंसर वेरिएबल को वो भी प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि आंसर वेरिएबल में यहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, सीधा एल्स वाला जो ऑपरेशन है वो ही एग्जीक्यूट हुआ है। इसीलिए जो आंसर वाला वेरिएबल है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही है। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि कैसे हमने इफ, एल्स इफ और एल्स ब्लॉक को अप्लाई करना है, कैसे हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को लगाना है, कैसे हमने व्हेन स्टेटमेंट को यूज करना है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 2 प्रोग्राम अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इनको आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में। और अगर आपने इंप्लीमेंट किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को बता सकते हैं कि मैंने दोनों प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं। और भी आप डिस्कस कीजिए, और भी आप देखिए कि कैसे कैसे आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आप सिंपल से प्रोग्राम्स बना सकते हैं इफ एल्स को यूज़ करके। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चला है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। और एंड्रॉयड को स्टार्टिंग से सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।